कि स्पॉन्टेनियस नहीं है प्रोसेस, ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन फिर भी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 32 किलो जूल्स पर मोल है, क्योंकि फोकट में रिएक्शन होनी नहीं है। नाउ द two major contributors to the activation energy involve reorganization of the first and second coordinations। जो अंदर वाला लिगेंड्स है उसको बोलते हैं इनर कोऑर्डिनेशन सफियर। जो लिगेंड्स और मेटल के बीच में बॉन्ड लेंथ में चेंजेस होनी है और बॉन्ड एंगल्स में चेंजेस होनी है सपोज, तो उसको बोलते हैं इनर कोऑर्डिनेशन सफियर, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन सफियर भी बोलेंगे। और जो बाहर सॉल्वेंट्स का H2 bond length must lengthen, जिसमें आयरन 2 प्लस है तो उसमें आयरन 3 प्लस है, वो बॉन्ड छोटी होगी तो वो बॉन्ड थोड़ी सी लंबी होनी है। और जो आयरन 2 प्लस वाटर का बॉन्ड है वो बॉन्ड इनिशियली थोड़ी लंबी होगी, उसको थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, right? So iron water bond lengths must distort, those of iron 3 complex वो increase होगी, उनकी lengthen bond होगी halfway between iron 2 and water and iron 3 and water, and those are complex 2, ये complex 3 लिखना चाहिए था लास्ट पे, yes complex 2 should contract to some distance। तो iron 2 plus का bond होगा, yes। हाँ रिचा, गुड आफ्टरनून, जल्दी बोलो मैं क्लास में हूँ। ओके, बाद में कॉल करता हूँ। तो ये मतलब बॉन्ड लेंथ का चेंज होना जरूरी है, इसी को बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन इन द इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से पहले मेटल लिगेंड डिस्टेंसेस को चेंज होना पड़ेगा। एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू अकॉम्प्लिश दिस, ये काम करने के लिए एनर्जी ये इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। द सॉल्वेशन शेल सेंटर solvation shell, this that is outer coordination sphere, will then rearrange to accommodate this change new dimension of the reactants। दोनों reactants का configuration change होगा और इस change in circumstances के लिए solvent को readjust करना पड़ेगा, reorient करना पड़ेगा, और इसके लिए भी energy लगेगी। Only then can the electron transfer take place and products relax back to the equilibrium geometries। This model for electron transfer process is in accord with the Frank-Condon principle। ये भी हमने last time discuss किया था कि Frank-Condon principle spectroscopy के लिए applicable है, और वो ये कहता है कि electron transfer इतना fast है कि न्यूक्लियाई को टाइम नहीं मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान न्यूक्लियाई जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, वो मान लीजिए फ्रीज होते हैं अपनी जगह पे और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये रीऑर्गेनाइजेशन होने से पहले ही हो जाए तो जो आयरन 3 कॉम्प्लेक्स बनेगा प्रोडक्ट में, देखिए आयरन 3 प्लस किससे बना, आयरन 2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन ना हो तो आयरन 3 जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स आयरन 2 जैसी होंगी, और आयरन 2 पॉजिटिव जो प्रोडक्ट में बनेगा वो इससे बना आयरन 3 प्लस से, जब इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो उसकी बॉन्ड लेंथ इसके जैसी होंगी। तो वो जब रिलैक्स करेंगे नॉर्मल सिचुएशन में आयरन 2 की बॉन्ड लेंथ में तो एनर्जी रिलीज करेंगे। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। इसलिए ये मॉडल फिट बैठता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से पहले दोनों रिएक्टर्स को अपनी बॉन्ड लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, राइट, डिस्टॉर्ट होना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ। So which states that electron transfer is much faster than the nuclear motion, and nuclear positions are frozen during the time period required for electron transfer। This is what Frank-Condon principle states, right? So this reorganization energy, also called Frank-Condon energy, must be invested, otherwise initial products of self exchange would be आयरन 3 प्लस बनेगा जो कि शुरू में बॉन्ड लेंथ उसकी थी आयरन 2 प्लस जैसी, और आयरन 2 प्लस बनेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ आयरन 3 प्लस जैसी है। These energy, the energy released when these species relax to the ground state geometry
would be created from nothing in violation of the first law of thermodynamics. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से पहले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पहले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स को चेंज होना पड़ेगा और उस प्रोसेस में एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगी। द रिएक्शन प्रोफाइल ऑफ द सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, ये देखिए, ये पैराबोला है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट्स का पैराबोला है और ये प्रोडक्ट्स का पैराबोला है। ये रिएक्टेंट्स का पैराबोला मतलब इसमें दोनों कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, आयरन हेक्सा एक्वा 3+ और आयरन हेक्सा एक्वा 2+। इसका एक मिनिमम है और प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन दोनों का, इसलिए दोनों का एनर्जी फ्रंट सेम पॉइंट पे है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से तो ये एनर्जी, ये पैराबोला या तो नीचे होता, डिपेंड करता, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से तो ये नीचे होता, अगर प्रोडक्ट्स कम स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट से तो ये ऊपर होता है। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं रिएक्शन क्या, फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी 0 है, ये डेल्टा जी नेगेटिव है या डेल्टा जी पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, सेल्फ एक्सचेंज के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम एनर्जी फ्रंट पे हैं, क्यों सेम एनर्जी फ्रंट पे है, क्योंकि भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, इसलिए डेल्टा जी 0 है। इसलिए इन दोनों को सेम एनर्जी फ्रंट पे दिखाया गया है। इस तरह के रिएक्शंस को आइसो एर्गोनिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिनमें डेल्टा जी नेगेटिव हो उनको बोलते हैं एक्सो एर्गोनिक रिएक्शंस, और जिनमें डेल्टा जी पॉजिटिव हो उनको बोलते हैं एंडो एर्गोनिक रिएक्शंस। लेकिन इन दोनों रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक एक्टिवेशन बैरियर, एक एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ेगा। वो एक्टिवेशन एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड स्टेट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी किस लिए चाहिए? ये रीऑर्गेनाइजेशन करना है इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, प्लस रीऑर्गेनाइजेशन करना है सॉल्वेशन स्फीयर से, राइट? The energy on y-axis is total potential energy of the pair of complex. Of a pair of complex, the reaction coordinate represents all changes in bond lengths, bond angles in the first and second coordination pair. For the pair of complexes, the parabolas are identical since products and reactants are identical in this reaction. The electron transfer occurs when the energy curves for the products intersect that of the reactants. This occurs at some value of the reaction coordinate for which energy is not minimum. जो intersection है वो इस point पे हो रहा है जहाँ पे energy minimum नहीं है बल्कि इतनी energy चाहिए. That energy is called the activation energy. As the reaction coordinates approaches its transition state value, the wave functions for the products and reactants mix. दोनों के वेव फंक्शंस मिक्स होते हैं, इसलिए पैराबोलाज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट, क्रॉसिंग करते हैं, एंड क्रिएटिंग टू सेपरेट एनर्जी स्टेट्स इंस्टेड ऑफ पैराबोला क्रॉसिंग। मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, दो पैराबोलाज बनते हैं। ये देखिए, एक पैराबोला ऊपर की तरफ, अगर एक दूसरा पैराबोला, ये अगर ये मिक्स नहीं हो, सिंपल क्रॉस हो, तो ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, फिर ऊपर जाए और वापस ड्रॉप करें इसी पैराबोला में, तो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो। तो ये जो मिक्सिंग है, ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे ये 2 डेल्टा एच बी, ये मिक्सिंग, ये हैमिल्टोनियन मिक्सिंग का रिप्रेजेंट करता है। जितना ये मिक्सिंग ज्यादा होगा उतना आराम से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक सेकेंड, हेलो, यार मैं क्लास में हूँ, प्लीज। हाँ, फिर, हाँ, अच्छा, अच्छा, उसको फोन कर दे, मैं भी क्लास में, मैं उसको करता हूँ बाद में। शेख, कुछ दूर से है कहिए, मैं बाद में करता हूँ कॉल कुछ। तो ये जो क्रॉसिंग है, अगर सिंपल क्रॉसिंग होती तो रिएक्टेंट्स यहाँ से एनर्जी गेन करके भी इस हाइट पे आ जाते, तो अपने ही इसमें पैराबोला में रहते और वापस ड्रॉप कर सकते थे। लेकिन मिक्सिंग होने की वजह से दो डिफरेंट पैराबोलास बनेंगे और रिएक्टेंट्स यहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ एनर्जी बैरियर पे पहुंचे और फिर लुढ़क के इस साइड आ जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये मिक्सिंग का मतलब है। अगर मिक्सिंग जितनी ज्यादा होगी वेव फंक्शंस का,
उतना ही स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। The creating separate as the reaction coordinates approach its transition state, value the wave functions for products and reactants mix, creating two separate energy states instead of parabolas crossing. Dashed lines show the course of parabolas without mixing. अगर मिक्सिंग नहीं होती तो डैश लाइन ऐसे ऐसे पैराबोला ऊपर जाता और ये वाला इधर आ जाता। Without mixing, and distance between two solid curves is measure of the extent of mixing. The path of self-exchange is motion of a point from reactant well up to the Frank-Condon barrier. This is motion of a reactant from this point minimum to the Frank-Condon barrier and then dropping into the product curve. Uh, Reactant well up to the Frank-Condon barrier and then on down, moving down into the product well. Marcus calculated from this theory contributions to the delta G star for outer sphere reaction, and this work won him Nobel Prize in Chemistry in 1992. In his model, outer sphere electron transfer reactions are regarded to involve following 5 steps. क्या steps है? 5 steps उसके हिसाब से। Number 1, reactants diffuse together to form an outer sphere precursor complex. ये हमने last time भी पढ़ा कि सबसे पहले reactant molecules को solution में एक दूसरे की तरफ चला जाना है, diffuse होना है, leaving aside the solvation sphere, which both in which both तो एक precursor complex बनेगा in which both reactants maintain their coordination sphere. उनका जो ligand inner coordination sphere है वो intact रहेगा. Bond distances around each metal complex change to become more product like. तो सेकेंड स्टेप होगा कि बॉन्ड डिस्टेंसेस चेंज होंगे, जो आयरन बॉन्ड, आयरन ऑक्सीजन वाटर बॉन्ड जो लंबी थी वो छोटी हो जाएगी और छोटी वाली लंबी हो जाएगी. सॉल्वेंट शेल अराउंड द आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स रीऑर्गेनाइज. तो सेकेंड स्टेप था रीऑर्गेनाइजेशन इन द इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. थर्ड स्टेप विल बी reorganization in the outer coordination sphere. Fourth will be when these two processes are complete, then electron is transferred from reductant to the oxidant and producted. Then fifth is products diffuse away, that is breakdown of the successor complex. Successor complex ka dissociation into the product molecules, and this step is generally very fast. And the calculation of the contributions by various steps to the delta G star may be achieved because no bond breaking is involved. कोई भी बॉन्ड इस दौरान नहीं टूट रही है, ना कोई नई बॉन्ड बन रही है मार्कस थ्योरी के हिसाब से आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में. तो इसलिए ये जो कंट्रीब्यूशन है फ्री एनर्जी चेंज के, इनको ये कैलकुलेट थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है. तो टोटल फ्री एनर्जी चेंज जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें इनर स्फीयर का चेंज एक्टिवेशन कितनी एनर्जी लगती है बॉन्ड लेंथ को चेंज होने में, दूसरा कितनी एनर्जी लग रही है सॉल्वेंट स्फीयर्स को चेंज होने में, तीसरा डेल्टा जी आर बाई 2, दिस इज फ्री एनर्जी चेंज and which is r delta g 0 is simply free energy change. Free energy change means reactants की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में कितना डिफरेंस है. r is कि उनको नजदीक आने में कितनी एनर्जी वो लग रही थी वो प्रिकर्सर बनाया है, उसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लेके. लेकिन एक्सचेंज एनर्जी रिएक्शन में जो हम पीछे पढ़ रहे हैं इसमें डेल्टा जी 0 है, कोई चेंज नहीं है. फिर ये वाला पार्ट जो है मार्कस थ्योरी में, ये वाला पार्ट एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज रिएक्शन में 0 होगा. उसमें यही और यही दो होंगे, फर्स्ट और सेकंड. और थर्ड वाला है डेल्टा जी आर, दोबारा डेल्टा जी 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 16 into delta G star in inner sphere plus delta G star solution. तो ये वाला फैक्टर भी अगर डेल्टा G 0 है किसी रिएक्शन में, एक्सचेंज रिएक्शन में पर्टिकुलरली, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा. तभी मैंने ऊपर लिखा था कि द फर्स्ट टाइम कि जब मार्कस ने ये एक्सचेंज रिएक्शन लिखी तो उसके लिए उसने बोला कि फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन will be contributed by these two things, delta G star inner plus delta G star solvation.
लेकिन डिटेल मार्कस इक्वेशन ये है जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन में जीरो। डेल्टा जी स्टार इज द ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन, uh, for the reaction corrected for work required to bring reactants to the distance r where redox reaction occurs। क्योंकि दूर दूर से रह के रिडॉक्स रिएक्शन तो होनी नहीं है, उनको पहला काम क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स को डिफ्यूज होना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा। और कितना नजदीक आना पड़ेगा, जस्ट कि एक का रेडियस दूसरे का रेडियस मिला के जो डिस्टेंस बनता है r, उतने डिस्टेंस पे एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, ताकि जो ऑर्बिटल्स जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो, उनके इफेक्टिव ओवरलैप या थोड़ा सा ओवरलैप हो पाए, तो उतने डिस्टेंस पे आना पड़ेगा। और वो करेक्शंस इसमें डालनी पड़ती है फ्री एनर्जी चेंज में, इसलिए इसको लिखते हैं डेल्टा जी जीरो स्टार, डेल्टा जी जीरो आर। डेल्टा जी inner is the energy required to change bond lengths, right? Delta G solvation is the solvent reorganization energy, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Delta G zero is easily calculated from the reduction potential, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डेल्टा जी जीरो जो होता है आर टी एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या डेल्टा जी जीरो एन ई एफ। अगर आपको रिडॉक्स पोटेंशियल दोनों के मालूम है, रिएक्टेंट के भी दोनों रिएक्टेंट्स का रिडॉक्स पोटेंशियल मालूम है, तो एक का माइनस करके दूसरे के माइनस से, मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके हम डेल्टा जी की जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं। द वर्क इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर इज कॉल्ड यूआर kinetic, where UR is the sum of attractive and repulsive potentials for the complex ions as they approach. So delta G zero R is equal to delta G zero plus UR. So ये मतलब है डेल्टा जी आर का। इसमें करेक्शन डालनी पड़ती है कि कितनी एनर्जी लगती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक आने में, वो इसमें ऐड करना है। ऐड नहीं, कायदे से वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा। Delta G inner sphere is usually calculated by using this expression, inner coordinations। ये मार्कस ने ये एक्सप्रेशन उसके लिए दिया। पहले उसने बताया कि भाई टोटल फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, फिर हर एक को उसने कैलकुलेट किया। डेल्टा जी जीरो को कैसे कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, रिडॉक्स पोटेंशियल दोनों कंपोनेंट्स का मालूम हो आप निकाल सकते हैं। फिर उसमें काइनेटिक ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव एनर्जी लगा दी, तो वो डेल्टा जी आर हो गया। तो इसको ये चीज आ गई आपके पास, ये चीज आ गई, अब ये दोनों निकालने हैं। तो इनर डेल्टा जी स्टार इनर जो है कि कितनी एनर्जी लगती है बॉन्ड लेंथ को चेंज होने में, वो एक्सप्रेशन उसके लिए एक्सप्रेशन दिया उसने 3n FAV delta D star by 8, where delta D is the change in the metal ligand distance on going from ground state to the transition state। ग्राउंड स्टेट से लेके ट्रांजिशन स्टेट में जाने तक एक कॉम्प्लेक्स में कितनी चेंज हो रही बॉन्ड लेंथ में, that is called delta G, right? And FAV is the average value of force constant of the symmetric breathing vibrational mode by which the bond length changes can be considered to achieve। अच्छा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ चेंज होनी है, इसलिए इसमें जोर तो लगेगा। जोर कितना लगेगा वो डिपेंड करता है बॉन्ड कितनी ये स्ट्रांग है। अगर एक स्ट्रांग बॉन्ड होगी तो उसको थोड़ा सा भी चेंज करने होने में काफी एनर्जी लगेगी, और अगर वीक बॉन्ड है तो उसको थोड़ा ज्यादा भी चेंज करने में थोड़ी कम ही एनर्जी लगेगी। तो जो एनर्जी कंटेंट है उस बॉन्ड में कितना एनर्जी लगेगी, वो थ्योरेटिकली निकाला गया कहाँ से, कि वाइब्रेशनल मोड्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पता नहीं आपने पढ़ा है भाई, कितने लोगों ने आईआर पढ़ा है? हेलो, रोल नंबर सर वन। जो पढ़ा है। हाँ सर कितने पढ़ा? हाँ पुत्रा, एक होती आपने सीधा सिंपल पढ़ा होगा ना, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन। एक होती है ब्रीदिंग वाइब्रेशन, कि एक कॉम्प्लेक्स एक आपका मॉलिक्यूल बन गया। मैं एक मिनट, एक मेरी शक्ल दिख रही है? यस सर। तो ब्रीदिंग वाइब्रेशन है ऐसे कि एक मॉलिक्यूल जब बन गया, सिस्टम बन गया, तो वो इकट्ठे सारे एटम्स एक्सपेंड हो जाए, और इकट्ठे सारे एटम, जैसे बेंजीन रिंग आप दिमाग में रख लीजिए, एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स लंबी हो जाए और सारे श्रिंक हो जाए,
उसको बोलते हैं ब्रीदिंग वाइब्रेशनल मोड, कि सारी बॉन्ड्स इकट्ठे स्ट्रेच हो रही हैं और सारी बॉन्ड्स इकट्ठे श्रिंक हो रही है। तो इस तरह का जब जैसे कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा आयरन 2, तो सारे आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड्स लंबी हो रहे हैं और सारे ऑक्सीजन बॉन्ड्स आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड्स छोटी हो रही है। उस तरह के वाइब्रेशनल मोड्स को बोलते हैं ब्रीदिंग मोड। तो वो वाइब्रेशनल मोड हर एक कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिफाई किया गया, और आपको मालूम है वाइब्रेशन मोड का जो फ्रीक्वेंसी है उससे फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं हम। फोर्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वाइब्रेशन मोड का होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट। वो मेयर करता है आपकी बॉन्ड की स्टिफनेस कितनी है। तो वहां से उसने मार्कस ने वो अपना एफ ए बी निकाल दिया कि एफ ए बी इज द एवरेज, ए बी मतलब हुआ एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ द फोर्स कांस्टेंट फॉर सिमेट्रिक ब्रीदिंग वाइब्रेशन मोड by which the bond length changes are considered to be achieved, right? So ये चीज निकाली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से डेल्टा डी जाने में ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है बॉन्ड डिस्टेंसेस का। तो n इज द एवोगाड्रो नंबर एंड 3, तो 3 हो रहे तो कांस्टेंट ही है। सो ये यहाँ से आपने उसने निकाला डेल्टा जी इनर स्फीयर। फिर दूसरा कंपोनेंट था डेल्टा जी सॉल्वेशन, उसमें ऑब्वियसली मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आएगा। wherein again Avogadro constant delta E square, delta E square is change charge transferred from one metal to one। वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि दो हो रहा है, जनरली एक ही होता है, तो ये डेल्टा ई 1 ही होगा। 1/2 A1 और A2 ग्राउंड स्टेट में कॉम्प्लेक्सेस का रेडियाई क्या है, उनका एवरेज रेडियस क्या है ग्राउंड स्टेट में। और आर इज द सेपरेशन बिटवीन मेटल्स इन द ट्रांजिशन स्टेट, जो हमने पीछे भी पढ़ा था डेल्टा जी आर। आर का मतलब है जब वो ट्रांजिशन स्टेट बना गए दोनों कॉम्प्लेक्सेस, उस वक्त उनके मेटल सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। ऑब्वियसली वो दोनों रेडियाई का सम होना चाहिए, A1 और A2 के बराबर होना चाहिए। N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और D इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ से उसने ये थ्योरेटिकल मॉडल से सॉल्वेशन भी निकाल दिया। तो दस द वैल्यू ऑफ के। फिर रेट कांस्टेंट, ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट जो है एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पे। तो रेट कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 4π/3000 एन आर क्यूब। आर अभी हमने डिफाइन किया। आर क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट में दोनों मेटल कॉम्प्लेक्सेस के सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। के ई एल इज द कांस्टेंट एंड न्यू एन वही फ्रीक्वेंसी है। ई रेज्ड पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी। डेल्टा जी स्टार अभी हमने कैलकुलेट किया, तो वो आउटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एक्टिवेशन एनर्जीज का सम है। वेयर के इज इक्वल टू के ओ एस के ई एल, ये वाला पीछे वाला सारा कांस्टेंट वैल्यू उसको के ओ एस में डाल दिया। न्यू एन ई रेज्ड पावर डेल्टा जी स्टार को इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस आउटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस डेल्टा जी जीरो, जो कि क्रॉस सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन में जीरो होगा, डिवाइड बाय आर टी। वेयर के इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। कि कई बार एक्टिवेशन एनर्जी के बियॉन्ड एक चीज कंट्रोल में होता है, उसको बोलते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की कि नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट ट्रांजिशन स्टेट। एक बार ट्रांजिशन स्टेट बन भी गई, कॉम्प्लेक्सेस को हमने बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल्स चेंज करके वहां तक पहुंचाया, सॉल्वेंट का रीऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, सब कुछ तैयार है खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी खाना नहीं खा रहे लोग, राइट। दस्तरखान बिछा दिया, डिशेस लगा दी, अपना सारा कुछ सैलेड वगैरह रख दिया, फिर भी इंसान खाना नहीं खा पा रहा है। तो इसका मतलब है उसको भूख ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है अंदर से जिसको वो खाना नहीं खा रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है उनके बीच में ऑर्बिटल्स जो है वो एक में ईजी ऑर्बिटल है देने वाला और दूसरा लेने वाला T2G है। सेम ऑर्बिटल्स का सिमेट्री नहीं है, T2G से T2G में नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन, बल्कि T2G से EG में जा रहा है या EG से T2G में जा रहा है। तो इस तरह का हिंड्रेंस हो
तो फिर क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये सब कुछ करे हुए बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बड़ा स्लो होगा। तो वो चीज जो है KEL को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, represents the probability of electron transfer at the transition state geometry. For reactions in which there is strong interaction between reactants and products wave functions, a large energy gap delta this exists between the solid curves. ये वाली कर्व में जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, ये गैप जो है ये बहुत ज्यादा होगा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो will exist. This system stays on the lower energy curve and passes smoothly from reactant to the products. Such systems are called adiabatic and KEL is equal to 1. ऐसे सिस्टम में जिसमें ये इंटरेक्शन बहुत मिक्सिंग ऑफ द वेव फंक्शंस ह्यूज हो, ये वाली कर्व और ये वाली पैराबोला में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इसलिए जब भी सिस्टम उधर नहीं जाएगा, कभी बिल्कुल यहीं से इधर चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1 होती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है। तो KEL जब 1 होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस में ये प्रोबेबिलिटी कम होगी उसमें KEL का वैल्यू लेस देन 1 होगा और प्रोसेस को नॉन एडियाबेटिक कहा जाएगा। उस प्रोसेस में इवन इफ कंपाउंड्स आपके ट्रांजिशन स्टेट में चले भी गए, फिर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। When the coupling is small, 2HAB is small, the reactant systems may reach the transition state, which is the intersection of the reactants and product energy curve, and continue on the reactant parabola and do not roll down back without executing the transition to the product. In such systems are called non-adiabatic systems. KEL is less than 1. In calculations, KEL is taken as 1. अगर सिस्टम जो है एडियाबेटिक है तो KEL ऑब्वियसली 1 लिया जाएगा। Nu(n) is the nuclear frequency factor and represents the frequency of vibration mode between two metal atoms which remove the system from its transition geometry. एक बार ट्रांजिशन स्टेट बन गई, उसके बाद सिस्टम दोबारा वहां पे भी खड़ा तो नहीं रहेगा, वो वाइब्रेट करता जाएगा और वो वाइब्रेशन मोड जो सिस्टम्स को उस ट्रांजिशन स्टेट से आगे की तरफ ले जाए, प्रोडक्ट की तरफ ले जाए, वो फ्रीक्वेंसी वो न्यूक्लियर फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को Nu(n) से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज ऑफन टेकन टू बी 10⁻13 per second. KOS is the outer sphere complex formation constant. एक KOS भी हमने यहाँ पे डाला था जिसका रिप्रेजेंट करते हैं कि आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी। सो दिस टेबल बिलो गिव्स सम कैलकुलेट। अब कुछ टेबल्स जो है यहाँ पे सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन की कुछ कॉम्प्लेक्सेस का डेटा है जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यूज मार्कस मॉडल से कंपेयर की गई है एक्चुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के साथ, राइट। तो देख कितना क्लोज है, कितना सक्सेसफुल है मार्कस मॉडल टू प्रिडिक्ट द के ऑब्जर्व्ड। ये देखिए, ये आयरन 3+ और आयरन 2+, ये द सेल्फ एक्सचेंज इज गुड फॉर आयरन एंड कोबाल्ट बट नॉट फॉर रुथेनियम। ये ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे यहाँ पे। ये एक एग्जांपल है, फर्स्ट वाला कॉलम में पढ़ रहा हूँ फिलहाल। आयरन 3 और आयरन 2+ के बीच में सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन जो हमने शुरू में लिखी थी कि आयरन 3+ हेक्सा एक्वा प्लस आयरन 2+ हेक्सा एक्वा, प्रोडक्ट भी सेम। ये वाला गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और ये वाला लूज करेगा, प्रोडक्ट्स दोबारा सेम होंगे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिड्यूस हो गया और ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन जब होगा तो इसके लिए रिडॉक्स पोटेंशियल आयरन 3+ का आयरन 2 में कन्वर्ट होना, आयरन 3+ आयरन 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस आयरन 2, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो +7.4 है। तो एक कॉम्प्लेक्स का +7.4 है, दूसरे का भी +7.4 है। तो जब रिएक्शन का निकालेंगे तो 0 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, तो डेल्टा जी रिएक्शन का 0 आ जाएगा, रिएक्शन का EMF जो है 0 आएगा, लेकिन एक कपल का +0.74 है, राइट। तो R जो है
वो 65 पिकोमीटर है कि कितना डिस्टेंस होगा ट्रांजिशन स्टेट में दो आयरन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, दैट इज आर क्यूएस, जो आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनने के प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनने के क्या ये मतलब रेट है, वो है 0.05। सॉल्वेशन एनर्जी कितनी है, 28.9। इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी सॉल्वेंट्स को रीऑर्गेनाइज करने में जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इनर स्फीयर बॉन्ड लेंथ को चेंज करने में कितना एनर्जी लगेगा, 35.2 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा डी कितना है, ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट जाने में कितना बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है कॉम्प्लेक्स की, वो 1.3 पिकोमीटर है। तो इन सब को जोड़ के जो कैलकुलेटेड जो अपना रेट कांस्टेंट निकाला गया, ये वाला रेट कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से बाइमोलिकुलर रेट कांस्टेंट, दैट इज 3। और ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो 4। इट्स क्वाइट अ गुड रिमार्केबल एग्रीमेंट बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यूज एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये सक्सेस स्टोरी है मार्कस मॉडल की। अब जाइए रुथेनियम 2+ और रुथेनियम 3+ में। ये इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है, ये अपना डिस्टेंस है, ये क्यूओएस है। सॉल्वेशन एनर्जी देखिए ऑलमोस्ट सेम है जितनी आयरन की थी, लेकिन इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंजेस कम है, कम एनर्जी चाहिए, 15.9 सिर्फ, ऑलमोस्ट हाफ, हाफ से भी थोड़ा कम चाहिए आयरन के मुकाबले में। डेल्टा डी बहुत कम है, बहुत कम चेंजेस। और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, 4 × 10⁻³ और ऑब्जर्व वैल्यू सिर्फ 50 है। तो यहाँ पे मॉर्गस मॉडल फेल है रुथेनियम की केस में। अब देखिए ये रुथेनियम एक्वस है, रुथेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। अब रुथेनियम हेक्सा अमीन 3+ और रुथेनियम हेक्सा अमीन 2+, वो दो कॉम्प्लेक्सेस है। मतलब अब लिगेंड चेंज करा हमने, वाटर की जगह अमोनिया डाला है, तो रिडॉक्स पोटेंशियल देखो चेंज होता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन लिगेंड की वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर चेंज होती है। थोड़ा सा हल्का चेंज हुआ, अपना आर थोड़ा चेंज हुआ हल्का सा, क्यूएस भी थोड़ा काफी चेंज हुआ है। सॉल्वेशन सेम रही। इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ह्यूज डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ क्योंकि अमोनिया और वाटर की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, तो डेल्टा डी काफी चेंजेस है। ऑब्जर्व वैल्यू जो है 10⁻⁵, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू 10⁻⁵। तो इसमें भी डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब रुथेनियम में गए, ये आप वीक लिगेंड वाटर, उससे थोड़ा स्ट्रांग अमोनिया और स्ट्रांग बाइपिरिडीन। तो देखिए एग्रीमेंट इतना ही, मतलब जितना अमोनिया के लिए था, थोड़ा सा रेट इंक्रीज हुआ लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से। जब कोबाल्ट में जाएंगे आप, ये कोबाल्ट अमोनिया, ये कोबाल्ट इथिलीन डायमीन है ट्रिस, और ये कोबाल्ट बाइपिरिडीन है। ये तीन कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट के हैं, एक हेक्सामीन, एक कोबाल्ट ट्रिस इथिलीन डायमीन, और एक कोबाल्ट ट्रिस बाइपिरिडीन। दोबारा ये यहाँ अमीन से जाएंगे कोबाल्ट अपना इथिलीन डायमीन कॉम्प्लेक्स से यहाँ, तो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है 1 2 3 कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मैं सीधा डेटा पे आ जाऊंगा, तो 4.8 10⁻⁻⁶ and 8 × 10, क्वाइट अ गुड एग्रीमेंट बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यूज और ऑब्जर्व वैल्यूज में। तो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया जी। कितना इंक्रीज हो गया, 2 × 10⁻⁵। इससे ये -6 था, ये -5, थोड़ा इंक्रीज है। और ये ह्यूज इंक्रीज बाइपिरिडीन में डालने से 20 और 18, ये 10⁻⁻- था, तो ये खत्म हो गया सारा। एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आपने कि आयरन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं है, रुथेनियम के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ह्यूज है, कोबाल्ट के केस में बहुत कम था दोबारा, लेकिन बाइपिरिडीन कोबाल्ट में बहुत ह्यूज इंक्रीज है रेट ऑफ रिएक्शन में। यही चीज हम आगे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। In case where K calculated is much larger than K observed, difference is usually attributed to non-adiabaticity. जहां जहां K calculated बहुत ज्यादा है as compared to K observed,
ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट से बहुत ज्यादा है कैलकुलेट, जैसे इस केस में, तो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली जो ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है वो नॉन एडियाबेटिक है। हमने तो इस सिस्टम में सब में ले लिया k इक्वल टू 1। देखिए हमने बोला कि परफेक्टली एडियाबेटिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोबेबिलिटी 100% है, वो मॉडल लेके अभी हम ये रेट्स कैलकुलेट किए हैं। तो जहां जहां रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, ऑब्जर्व रेट बहुत कम आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है उसकी, वो नॉन एडियाबेटिक है। मुझे अब प्यास लगी तो अब इतना ही आज, कल पढ़ेंगे।